हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी हैं आपके पास। मैं फिर वापस आती हूँ, विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर अभी वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, यूएस की अगर हम बात करें, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इस युद्ध से पीछे हैं, इसे हम बैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुनूं तो वो तो कह रहे हैं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी फॉल्ट है वो यूएस की है, यूएस इस पूरे युद्ध को बैक कर रहा है। यस, वी नो। हमको मालूम है कि अमेरिका के साथ ईरान का संपर्क अच्छा नहीं है और सैंक्शन लगा हुआ है। और इंडिया ईरान के साथ कुछ ऑयल पाइपलाइन के लिए बातचीत हो रहा था, तो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ये संपर्क ना हो। ये तो हमारे सबको पता है। अमेरिका इज मोर इंटरेस्टेड एंड इजराइल इज वर्किंग अमेरिका के कहने में। इतनी ये जो आज का जो अटैक हुआ है फ्राइडे द 13th, ये क्रिश्चियनिटी के लिए ये डेट बड़ा खतरनाक है, फ्राइडे द 13th। लेकिन इसमें फ्रेंच जो एम्बेसडर है उन्होंने बोला है कि ये इजराइल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया फ्रांस को। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अब पहले इजराइल का रिलेशन फ्रांस के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उन्होंने ये प्रीएम्प्टिव अटैक के पहले ये फ्रांस को नहीं बताया, यूके को बताया है। यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमेयर हैज आस्क्ड बोथ द कंट्रीज, ईरान और इजराइल, जो मिडिल ईस्ट में ये उत्तेजना जो है वो कम करें। तो लेकिन ये जो टेंशन है, जो पहले ही बताया है कर्नल साहब ने, जे अभी मेरा पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ बोल रहा है ईरान इज केपेबल ऑफ मेकिंग 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत जल्दी। तो वो ईरान चाहता है कि जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम मिले। इजराइल बोलता है हमें प्रीएम्प्टिव अटैक करना है वो बम बनाने का पहले। तो ये एक दोनों का अंदर जो खिंचाव है वो हमारे दिख कर्नल रहा संजीव है। सिरोही जी, अगर करंटली हम ईरान की स्थिति की बात करें, आपको सर ईरान के पर्सपेक्टिव से क्या ऑप्शंस जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं, क्या डायरेक्शन नजर आ रही है, और अभी इजराइल की मौजूदा डिफेंस पॉलिसी सर आपको क्या लग रही है? अभी ईरान के पास जो है बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब पिछली बार उन्होंने 300 मिसाइल से अटैक किया था, उनकी कोई भी मिसाइल जो है अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाई थी, थोड़ी बहुत को राइट। नुकसान वो कर पाए थे। लेकिन ईरान जो है बार बार धमकियां देता रहता है, वो पिछले साल भी धमकी दे रहा था, वो अब भी धमकी दे रहा है। खमेनी को पता नहीं है, वो वहां पे रिलीजियस लीडर जो बन गए हैं, जो इतने साल से बैठे हुए, लेकिन वो मुझे लगता है कि उनको जो है ग्राउंड रियलिटीज का उनको बारे में पता नहीं है। और उनके कमांडर चीफ को मार दिया जाता है, उनके जो है 6 जगह पे या 7 जगह पे स्ट्राइक हो रही हैं, हवाई जहाज पे हवाई जहाज जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, मिसाइल स्ट्राइक कर रही है। और इसराइल जो है, ईरान है, उनको एक भी स्ट्राइक को रोक नहीं पा रहा, उनका नुकसान हो गया। नतांज जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो कि ईरान का सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है, उसको तबाह कर दिया। तो ये मेरे को लगता है कि ईरान के पास, ईरान सिर्फ बोलना जानता है पाकिस्तान की तरह, लेकिन कर नहीं सकता कुछ। अगर कर सकता तो वो पहले ही कर देता पिछले साल। लेकिन मुझे ये लगता है कि, और जहां तक बात अमेरिका की है, तो ये कहना, मार्क रूबियो साहब कह रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका की आजकल ये बड़ी तगड़ी पॉलिसी है। जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई, अभी जो 4 दिन की चली थी जंग, उसमें भी यही बयान उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने दिया था कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। और 3 दिन के बाद जो है वो कहते हैं कि हमने जो है पूरी रात जाके मीडिएशन करी है। अभी वो यही बोल रहे हैं कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका की मर्जी के बगैर जो है इजराइल इतना बड़ा कदम उठा ले, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि आगे आने वाले समय में अगर ईरान के साथ लड़ाई छिड़ गई और उसके साथ अगर बाकी देशों ने भी, जो मुस्लिम देश है, उन्होंने मदद करने की कोशिश की, तो फिर वो अकेला पड़ जाएगा। उस हालात में अमेरिका की जरूरत है।
तो बिना अमेरिका की मर्जी के, और बाकी जो है यूके को बताया, फ्रांस को नहीं बताया, वो इस मामले में बहुत छोटी चीजें, अभी इस पे इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो ये है कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या है। ईरान के पास अभी ऑप्शंस जो है बहुत लिमिटेड हैं। उसके पास या तो ये ऑप्शंस है कि अपनी स्ट्राइक करा के अपना बैठा रहे, चुप रहे। अगर ईरान ने जो है रिटेलिएशन किया और स्ट्राइक की, तो इसराइल जो है बिल्कुल तैयार बैठा है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा एक्टिव है। वो नहीं, एक भी मिसाइल या एक भी उनकी जो ड्रोन वहां नहीं पहुंचेंगे। और इसमें आने वाले समय में, अभी तो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो रहा है, आने वाले समय में उनकी जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो ऑयल कर्नल की संजीत सिरोही साइट्स जी, हैं, आपको उनके ऊपर भी अमेरिका का हमला। अभी, या फिर मैं कहूं कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका को यहाँ पर नहीं सिर्फ मैं बोलूंगी, वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट आपको क्या लग रहा है, अगर मैं सोवियत की भी बात करूं और अभी मिडिल ईस्ट की भी बात करूं? देखिए, जहां तक वेस्टर्न कंट्रीज का है, वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट हमेशा इसराइल के साथ है। गाजा में जो हो रहा है उसके लिए कई वेस्टर्न कंट्रीज ने, जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन वगैरह है, वो सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां इसराइल की एक आइडेंटिटी या एंटिटी या उसका उसका जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब आएगा, तो पूरी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वो जो है इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के साथ अगर ज्यादा से ज्यादा कोई सपोर्ट कर सकता है तो रशिया कर सकता है। और रशिया ने कहा भी था, वार्निंग भी एक तरीके से दी थी कि ईरान के ऊपर हमला मत करना। अब हमला कर दिया है। अब ये देखना है कि रशिया क्या करता है, क्योंकि रशिया उस स्थिति में नहीं है कि डायरेक्ट सपोर्ट में आ सकेगा, अग्री। क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में इतना इन्वॉल्व हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि ईरान को कहीं से कर्नल मिलेगा। शिवदान सिंह जी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा जो मैं अभी सर से पूछ रही थी, क्योंकि अभी सर अगर आप एक पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे, टेंशंस जो हैं वो मिडिल ईस्ट में है, और सोवियत अगर हम पूरे रीजन की बात करते हैं, वेस्टर्न अगर मैं रीजन की बात करूं एवरीथिंग इज फाइन, बट इन्वॉल्वमेंट जो है वो वेस्टर्न की है। और अगर मैं साउथ एशिया की भी बात करूं तो इवन देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि ईरान और इजराइल की कोई सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं। इसमें आमने सामने का जो नॉर्मल युद्ध होता है वो नहीं होगा। अग्री। जैसे कि इजराइल ने पहले हमास के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए युद्ध कराया था इजराइल के साथ में, वैसा युद्ध इस वक्त नहीं होगा। और यह युद्ध उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के समय में जापान और अमेरिका के साथ हुआ था। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसका जवाब अमेरिका ने एटम बम के रूप में हिरोशिमा नागासाकी के बम डाले थे, न्यूक्लियर बम डाले थे। इसी प्रकार से ईरान के पास इस वक्त यही ऑप्शन होगा, जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बम बना करके, क्योंकि इजराइल किसी भी एक्सट्रीम स्टेप तक जा सकता है, क्योंकि वहां के जो लीडर हैं, खोमेनी जो भी हैं और बाकी लोग हैं, उनकी थ्योरी बिल्कुल मुस्लिम इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ है, और वो इजराइल को समाप्त करना चाहते हैं वर्ल्ड मैप से। इसलिए ये जो लड़ाई होगी वो मिसाइल्स और ड्रोन से होगी, और इसमें ईरान कोशिश करेगा कि वो इजराइल पर इस तरह से हमला करे। मगर लेकिन सर आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, आपको हिडन मोटिव जो है, अगर हम पूरी हिस्ट्री को भी खंगाल ले वेस्टर्न कंट्रीज की, और अभी जो मिडिल ईस्ट, सोवियत, साउथ एशिया के हम अलग अलग रीजन का जिक्र कर रहे हैं, आपको हिडन मोटिव क्या लग रहा है? देखिए, हिडन मोटिव मैं बता रहा हूं कि यदि न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन ईरान ने लिया, तो एक प्रकार से ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि इसमें अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा। क्योंकि एक बार इजराइल को ऊपर एटम बॉम्ब का प्रयास करेगा ईरान, तो इसमें जवाब भी एटम बॉम्ब से ही दिया जाएगा, और एक प्रकार से पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो पूरे वार में छिड़ जाएगा। और एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि तीसरा विश्व शुरू होने की संभावना है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, सर क्या हम न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 सालों से अगर मैं बात करूं, रशिया यूक्रेन से जब शुरुआत होती है, फिर उसके बाद टेंशन्स हम देखते हैं इजराइल हमास के बीच में, तो लगातार जो ईरान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर हो रही थी, तो सुबुगाट ये थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर वॉर।
सर अभी 3 साल बाद जो अभी अटैक किया गया न्यूक्लियर साइट्स पर और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे, आपको क्या लग रहा है? हमारे दूसरे एक डिस्कशन में हमने वहां पे बोला था, देयर आर 4 प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहां पे न्यूक्लियर या तृतीय विश्व युद्ध होने का संभावना है। वो पहला है हमारा ताइवान एंड चाइना, सेकेंड वन इज नॉर्थ कोरिया और अमेरिका, तीसरा जगह है रशिया और यूक्रेन, एंड चौथा जगह है ये मिडिल ईस्ट, ईरान और इजराइल। तो ये फ्लैश पॉइंट है। भारत इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं है। बिल्कुल। 2 भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक आंसर दिया है जे हम इसका उत्तेजना कम करने के लिए, लेकिन ये न्यूक्लियर अटैक होना बहुत मुश्किल है। और सबसे प्रॉब्लम ये है जे ईरान शिया कंट्री है एंड बाकी जो आसपास कंट्री है इजराइल का, Agree. वो सब सुन्नी कंट्री है। सो आप लोगों को मालूम है जे शिया सुन्नी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए सुन्नी सपोर्ट मिलेगा क्या नहीं, इस्लामिक बॉम्ब यूज करेंगे दूसरे कंट्री जैसे इजिप्ट और कतार एक्सेट्रा, वो लोग इसमें शायद नहीं आएंगे। तो इसीलिए न्यूक्लियर अटैक का चांसेस बहुत कम है। सभी को मालूम है दिस इज मोर ऑफ ए बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट, जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है, जो हम थ्रेटन करता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है